अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है वो फ़िज़िक्स 10th क्लास चैप्टर 13 है। नेशनल बुक फाउंडेशन की जो बुक है फेडरल बोर्ड की, उसका जो उसके कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन आज हम करेंगे। और जो दूसरी बुक है जो पंजाब टेक्निकल बोर्ड में लगी हुई है, उसके शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर वाइज इस चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। अब ये जो बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन की जो बुक है, इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो अपलोड किए जा रहे हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन देखें। रब प्लास्टिक रूल विद योर हेयर, प्लेस इट नियर द रनिंग वाटर स्ट्रीम, यू विल सी दैट द स्ट्रीम ऑफ वाटर इज़ डिफ्लेक्टेड, एक्सप्लेन वाई। ये सिंपल सा बिहेवियर है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि एक प्लास्टिक रूलर को अपने हेयर से रब करके वाटर स्ट्रीम के करीब किया जाए तो पानी की वो स्ट्रीम जो होती है थिन वाटर स्ट्रीम, उसको डिफ्लेक्ट करता क्यों। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इसमें सबसे पहले ये समझ लें कि जब आप प्लास्टिक रूलर को अपने ड्राई हेयर से रब करते हैं तो ये चार्ज हो जाता है, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। हेयर अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन रूलर के ऊपर आ जाते हैं। जो रूलर है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। ये चार्जिंग का जो प्रोसेस है इसको चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कहते हैं। इसमें एक बॉडी अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करती है, उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। अब जब ये नेगेटिव चार्ज रूलर प्लास्टिक रूलर जब थिन वाटर स्ट्रीम के करीब किया जाता है तो वाटर के अंदर जो पानी के मालिक्यूल्स हैं वो पोलर नेचर के हैं, यानी दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम। हाइड्रोजन एटम के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन एटम के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है। ये पोलर नेचर है वाटर मालिक्यूल की। ये नेचर कैसे बनती है कि जो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनाया जाता है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, जिसकी वजह से उनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड होता है। लेकिन जब ये कोवलेंट बॉन्ड दो ऐसे एलिमेंट्स के दरमियान हो जिनमें से एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, दूसरे लफ्ज़ों में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का मतलब ये है कि वो ज़्यादा उसमें ताकत हो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। जैसे ऑक्सीजन है इस केस में, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो क्या करता है, वो उस पेयर को जो केमिकल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन पेयर बना शेयर हुआ होता है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। नतीजे में ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन पेयर दूर हो जाता है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस होता है, तो उस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये पोलर एक नेचर बन जाती है हर वाटर मॉलिक्यूल की। इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया इस फिगर में। देखें कि ये देखें, ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन आइटम है, ये पानी का एक मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन ने ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और इस पे नेगेटिव चार्ज है, उस पर हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। सेम वे ये वाला मॉलिक्यूल भी ऐसे ही है। ये जो मैंने लिखा हुआ ये स्लाइड पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ये, और ये तीन वाटर मॉलिक्यूल हैं। अब ये इनकी पोलर नेचर है कि हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज। वैसे साथ में ये भी बता देता हूँ, जब ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो हाइड्रोजन जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो तो वो नेबरिंग ऑक्सीजन जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है उनके दरमियान वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जनरेट हो जाती है, जिसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरह से बनती है वाटर मॉलिक्यूल के अंदर। बहरहाल ये पोलर नेचर वाटर की होती है। तो जब चार्ज रूलर जो नेगेटिवली चार्ज है उसको उस वाटर स्ट्रीम के करीब लेके आया जाता है, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से पॉजिटिव जो हाइड्रोजन एटम है उसको अपने करीब कर लेती है और नेगेटिव ऑक्सीजन एटम को अपने से दूर कर लेती है। और जिसकी वजह से इसको दूर करने की वजह से वो हाइड्रोजन के जो पॉजिटिव एटम है उसको कूलम फोर्स की वजह से अट्रैक्ट करता है प्लास्टिक रूलर, जिसकी वजह से पानी डिफ्लेक्ट हो जाता है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है, ये देखें, एक ऐसी बॉडी है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मौजूद है। एक कोई भी चार्ज बॉडी उसके करीब लाई जाए तो वो जैसे नेगेटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगी, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगी। ये बिहेवियर होना किसी बॉडी के अंदर कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे से दूर हो जाएं, तो इस बिहेवियर को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। तो यही प्लास्टिक रूलर पानी के साथ कर रहा होता है कि जब नेगेटिव चार्ज रूलर उसके करीब जाता है तो हाइड्रोजन एटम को अपने करीब कर लेता है और ऑक्सीजन एटम को दूर कर लेता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होती है। और फिर वो अट्रैक्ट करता है
कूलम फोर्स की वजह से हाइड्रोजन एटम को प्लास्टिक रूलर जिसकी वजह से पानी डिफ्लेक्ट होता है, तो ये कूलम फोर्स है, इस फोर्स की वजह से रिफ्लेक्ट करता है। अब इसको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आई होगी। देखें, मैंने प्लास्टिक रूलर इज रब विद द हेयर इट एक्वायर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये मैंने बता दिया। एंड व्हेन इट इज़ ब्रॉट नियर द रनिंग वाटर स्ट्रीम ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इट ब्रॉट पॉजिटिव चार्ज एटम नियर इट एंड अट्रैक्ट द विद द कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये इन दिस वे द स्ट्रीम ऑफ वाटर इज़ डिफ्लेक्टेड। तो ये है जी इस पानी का जो डिफ्लेक्ट होना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वजह से है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैंने काफ़ी कुछ बताया, पोलर नेचर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बताया आपको, और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन भी। तो ये सारी चीज़ें समझें और इसको ऐसे ही याद करके लिखें। दूसरा देखें, टू आइडेंटिकल स्फीयर है सेम मैस, दो एक सफ़ीर ऐसे हैं जिनकी मैसेज जो हैं वो सेम हैं, देन इफ़ बोथ सफ़ीयर्स आर ऑपोजिटली चार्ज, अगर वो ऑपोजिटली चार्ज हों, विल बोथ चार्ज स्फीयर हैव सेम मैस और डिफरेंट मैस आफ्टर चार्जिंग एक्सप्लेन। देखें, जो सफ़ीयर की मैस है, जब उसको चार्ज किया जाएगा दोनों स्फीयर्स को, तो ज़ाहिर है चार्ज करने का एक ही तरीका होता है कि एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है, दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है जब आप चार्ज करते हैं। अगर एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, उस पर इलेक्ट्रॉन उसने गेन किए हैं, और एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, उसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हुए। तो वो ये कि आपसे सवाल कर रहा है कि दो अपोजिटली चार्ज आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, उनकी मैस सेम है और चार्ज अपोजिट है, यानी एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव, दूसरे लफ्ज़ों में नेगेटिव वाले ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं, पॉजिटिव वाले ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हुए हैं, तो क्या उनकी मैस पे फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि पहले तो आइडेंटिकल थे चार्ज होने से पहले, तो आंसर ये है कि उनकी मैस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रीज़न क्या है कि इलेक्ट्रॉन की मैस नहायत स्मॉल होती है, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ये -31 से मुराद ये है कि पॉइंट के साथ, यानी आप पॉइंट के साथ कितने ज़ीरो लगाएं, 3, 6 और इस तरह 9 करते जाएं और 30 ज़ीरो लगाएं और उसके बाद वो 9 लिखें और उतने केजी, ये इतनी स्मॉल मैस है। तो अगर लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन भी एक सफ़ीयर ने गेन किया, नेगेटिव चार्ज उसने एक्वायर किया है, तो लार्ज नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी अगर उसने लिए, तो उस इलेक्ट्रॉन की चूँकि मैस इतनी स्मॉल है कि उसकी मैस, उतने इलेक्ट्रॉन आने की वजह से सफ़ीयर की मैस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सफ़ीयर की मैस अनचेंज रहेगी। इसी तरह जिस सफ़ीयर ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, उसने अगर लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लूज़ किए हैं, चूँकि इलेक्ट्रॉन की मैस बहुत स्मॉल है, तो अगर उसने लूज़ भी किए हैं तो उसकी मैस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, इट विल नॉट अफेक्ट द ओवरऑल मैस ऑफ बोथ सफ़ीयर्स, दोनों सफ़ीयर की मैस को वो इफ़ेक्ट नहीं करेगा, दैट इज़ मैस ऑफ द बोथ स्फीयर रिमेन सेम। रीज़न क्या है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट मैस ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इज़ वेरी स्मॉल, ये है। सो व्हेन लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर एडेड ऑन टू अ बॉडी और रिमूव फ्रॉम बॉडी टू चार्ज द बॉडी, देन इट विल नॉट इफेक्ट द मैस ऑफ द सफ़ीयर, क्योंकि सफ़ीयर की मैस किलोग्राम में होगी और इलेक्ट्रॉन की मैस -31 है एक इलेक्ट्रॉन की मैस। अगर लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आए तो वो किलोग्राम के करीब भी नहीं आ सकेंगे कि फ़र्क पड़े मैस में, इवन ग्राम के करीब भी नहीं पहुंच सकेंगे। तो वो 10⁻31 है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मैस के ऊपर। आगे देखें थर्ड वाला, यू टेक योर कार in service station to get polish. After a while you observe that your car attract the dust. Why are the dust attracted by the car? तो वो कहता है आप अपनी कार को वॉश करवाते हैं, उसको पॉलिश करवाते हैं, उसके बाद आप देखते हैं कि वो डस्ट पार्टिकल अट्रैक्ट करती है। इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि जब आप पॉलिश करते हैं, किसी चीज़ को बार बार रब करते हैं, तो उस पर चार्ज आ जाता है। तो इस तरह पॉलिश करने की वजह से कार की बॉडी पे चार्ज आ जाता है, और जब वो मूव करती है रोड के ऊपर, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से डस्ट पार्टिकल के ऊपर अपोजिट चार्ज डिवेल्प कर लेती है। यानी चार्ज बॉडी, अगर कार की बॉडी जो है नेगेटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से डस्ट पार्टिकल का पॉजिटिव चार्ज करीब कर लेगी, और नतीजे में फिर वो दोनों बॉडी और डस्ट पार्टिकल एक दूसरे को कूलम फोर्स की वजह से अट्रैक्ट करके एक दूसरे से चिपक जाएंगी। तो ये वजह है डस्ट पार्टिकल को कार की बॉडी अट्रैक्ट करती है। इसकी वजह, इसके अलावा और भी वजह हैं, वो भी मैं बताता हूँ, लेकिन ये मेन वजह है। देखें जी, द डस्ट पार्टिकल आर अट्रैक्टेड बाय द कार बिकॉज द सरफेस ऑफ पॉलिश कार हैज़ बिकम चार्ज। नाउ चार्ज क्यों, ये मैंने आपको बताया कि बार बार रब करने से आप
इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, ठीक है। या अगर किसी ऐसी ऑब्जेक्ट से आप उसको रब कर रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो कार पे नेगेटिव चार्ज आ सकता है। नाउ कार इंड्यूस अपोजिट चार्ज ऑन द डस्ट पार्टिकल। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से ही है कि कार की बॉडी चार्ज है पूरी की पूरी, उसके करीब डस्ट पार्टिकल होंगे, उसका अपोजिट चार्ज करीब हो जाएगा कार के, ठीक है। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। एंड देन अट्रैक्ट देम विद द कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फिर उन दोनों के अंदर कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, बिल्कुल वाटर स्ट्रीम वाली बात है। ड्यू टू विच डस्ट पार्टिकल आर अटैच टू द बॉडी ऑफ द कार, जिसकी वजह से डस्ट पार्टिकल बॉडी ऑफ द कार पे अटैच हो जाते हैं। इसके अलावा भी डस्ट पार्टिकल अटैच होते हैं। वो क्या, डस्ट पार्टिकल आर अटैच ड्यू टू द एडिशन। एडिशन जो है इसमें क्या होता है, स्मूथ पॉलिश सरफेस मेक द डस्ट पार्टिकल ईजी टू स्टिक, यानी एक स्मूथ पॉलिश सरफेस के साथ डस्ट पार्टिकल आसानी से चिपक सकते हैं, तो ये वजह भी होती है, डस्ट पार्टिकल जुड़ जाते हैं। तो ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन देखें, टू अपोजिटली चार्ज रॉड प्लेस दैम सेपरेटली नियर स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर। दो अपोजिटली चार्ज रॉड, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, उनको पीस ऑफ पेपर के करीब किया। वाई डू दे बोथ अट्रैक्ट द सेम पीस ऑफ पेपर, दोनों जो है पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करती हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। इज़ देयर एनी थर्ड टाइप ऑफ चार्ज ऑन द पेपर हु अट्रैक्ट बोथ ऑफ द पीसेस ऑफ पेपर। वो कहता है कि वो ये कह रहा है कि दो अपोजिटली चार्ज रॉड हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो दोनों को पीस ऑफ पेपर के करीब करते हैं, दोनों पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करते हैं। इसकी वो कहता है वजह क्या है, क्या पीस ऑफ पेपर तीसरा चार्ज है, ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है। तो आंसर ये है कि पीसेस ऑफ पेपर पे कोई तीसरा नेगेटिव चार्ज नहीं है जो दोनों रॉड को अट्रैक्ट करता है, बल्कि जो होता ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से सब कुछ होता है। एक पॉजिटिव रॉड है, अगर आपने उसको पीसेस ऑफ पेपर के करीब किया है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज जो है, ये देखें ये पीसेस ऑफ पेपर है, नेगेटिव चार्ज उसके करीब कर लेगा इंडक्शन की वजह से, फिर कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो उसको अट्रैक्ट करेगा। अगर नेगेटिव चार्ज आता वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से पॉजिटिव चार्ज अपने करीब कर लेगा, नतीजे में नेगेटिव रॉड जो है उन पीसेस ऑफ पेपर को कूलम फोर्स की वजह से अट्रैक्ट करेगी। तो दोनों केसेस में, दोनों सूरतों में पॉजिटिव रॉड और नेगेटिव रॉड दोनों पीस ऑफ पेपर को ऐसे अट्रैक्ट करेंगी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से अपोजिट चार्ज करीब कर लेंगी और फिर कूलम फोर्स की वजह से अट्रैक्ट करेंगी। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ देखें, बोथ चार्ज रॉड इंड्यूस द अपोजिट चार्ज और both charges are induced on the opposite both charges are यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। both charge rod induce the opposite charge on the paper due to the electrostatic induction। ये electrostatic induction की वजह से वो opposite charge induce करते हैं, that is positive rod will induce negative charge on the positive rod will induce negative charge पेपर के ऊपर and negative rod will induce positive charge on the paper, then both rod will attract the piece of paper with a Coulomb force of attraction. There is no third type of a charge on the piece of paper who attract the rod। कोई थर्ड टाइप ऑफ चार्ज नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज़ 10 न्यूटन। 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो 10 न्यूटन है। इफ़ देयर चार्जेस आर डबल्ड, अगर उनके चार्जेस को डबल कर दिया जाए, if their charges are doubled and the distance between them is reduced to 1/2, what will be the magnitude of the force? तो force 16 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी। कैसे, ये देखिए कूलम फोर्स है, ऐसे लिख सकते हैं हम, चार्जेस को हमने डबल कर दिया, ये देखें, और डिस्टेंस को हाफ करके यहाँ पे पुट किया, 2 × 2 4 हो गया, इसका स्क्वायर लिया तो r²/4 ये बन गया। ये 4 ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा तो ब्रैकेट में ये चीज़ बनेगी, तो ये 16 ये बनेगा, और ये आपके पास ओरिजिनल फोर्स है, तो फोर्स 16 टाइम्स ज़्यादा हो गई। ओरिजिनल फोर्स 10 थी, जब उनके चार्जेस को और उनके डिस्टेंस को आपने चेंज नहीं किया तो 10 थी, वो पुट किया तो 160 न्यूटन फोर्स जो है वो नहीं बन जाएगी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो देखें, 100 कूलम चार्ज बॉडी ऑफ mass 20 kg रिपेल 1 कूलम चार्ज बॉडी ऑफ 10 ग्राम विद अ फोर्स ऑफ 2000 न्यूटन। एक 20 kg मैस है, उस पर 100 कूलम चार्ज है, एक 10 ग्राम मैस पे 1 कूलम चार्ज है,
वो दोनों के दरमियान जो है जो 20 kg बॉडी है वो 10 ग्राम ऑब्जेक्ट को 2000 न्यूटन फोर्स से रिपेल कर रही है। विल द स्मॉलर चार्ज बॉडी अप्लाई द सेम स्मॉलर ग्रेटर फोर्स ऑन 20 kg ऑब्जेक्ट। तो स्मॉलर ऑब्जेक्ट जो है यानी 10 ग्राम वाला जो ऑब्जेक्ट है, क्या वो 20 kg वाले पे स्मॉलर फोर्स लगाएगा, इक्वल फोर्स लगाएगा या ग्रेटर फोर्स लगाएगा? तो आंसर इसका ये है कि कूलम फोर्स म्यूचुअल फोर्स है। म्यूचुअल फोर्स उस फोर्स को कहते हैं कि अगर फर्स्ट बॉडी दूसरी बॉडी पे कोई फोर्स लगाती है तो दूसरी बॉडी फर्स्ट बॉडी पे उतनी ही फोर्स लगाएगी लेकिन अपोजिट फोर्स लगाएगी। इसको म्यूचुअल फोर्स कहते हैं और ऐसी फोर्स न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करती है। न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इक्वल और ऑपोजिट का मतलब म्यूचुअली होता है कि अगर कोई एक फोर्स लगाएगा तो दूसरा इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लगाएगा। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि अगर 20 kg वाले ऑब्जेक्ट ने 10 ग्राम वाले ऑब्जेक्ट पे 2000 न्यूटन रिपेलिंग फोर्स लगाई है तो 10 ग्राम वाला ऑब्जेक्ट 20 kg पे भी 2000 न्यूटन रिपेलिंग फोर्स लगाएगा। नतीजा क्या होगा उसमें? मूव कौन करेगा? तो ज़्यादा स्मॉलर वाला मूव करेगा। ग्रेटर वाले पे हो सकता है वो असर उतनी ज़्यादा फोर्स ना करे, स्मॉलर ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू हो जाएगा। तो देखें, एज अ कूलम फोर्स अ म्यूचुअल फोर्स। कूलम फोर्स से मुराद है कि दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है, यहाँ पे चार्ज एक 100 कूलम है और 1 कूलम है, यानी 100 कूलम 20 kg पे और 1 कूलम 10 ग्राम पे है। तो इन दोनों के दरमियान जो फोर्स है वो कूलम फोर्स म्यूचुअल फोर्स है, विच मीन्स इट ओबेज न्यूटन थर्ड लॉ अकॉर्डिंग टू विच वन ऑब्जेक्ट अप्लाइज अ फोर्स ऑन द सेकंड ऑब्जेक्ट देन सेकंड ऑब्जेक्ट बाय इक्वल एंड ऑपोजिट ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। इक्वल ऑपोजिट फोर्स फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर लगाएगा। ठीक है, इसको म्यूचुअल फोर्स कहते हैं। ये न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करता है। सो इफ़ 20 kg charge body applies 2000 Newton force on 10 gram charge body, then 10 gram charge body applies equal and opposite force on 20 kilogram charge body। ये देखें, ये 20 किलोग्राम है, ये 10 ग्राम है, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, दोनों के डिस्टेंस r है। ठीक है, ये 20 kg 10 ग्राम को F21 फोर्स से रिपेल कर रहा है इस तरफ राइट साइड पे, और जो 10 ग्राम 20 kg को F12 फोर्स से लेफ़्ट साइड पे रिपेल कर रहा है। दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, ये इक्वल का साइन, और अपोजिट है, ये नेगेटिव साइन बता रहा है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो दोनों एक दूसरे को इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स से रिपेल करेंगे, लेकिन मूव स्मॉलर करेगा क्योंकि स्मॉलर ऑब्जेक्ट जो है उसके लिए 2000 न्यूटन फोर्स हो सकता है एनफ मूव करने के लिए, जबकि हैवियर ऑब्जेक्ट के लिए इतनी फोर्स एनफ ना हो मूव करने के लिए। 7 क्वेश्चन देखें। वाई इज़ इट dangerous for the construction workers to hold long steel pole upright during the lighting weather condition? वो कहता है कि क्यों डेंजरस है उनके लिए जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं जो किसी ब्रिज को तामीर कर रहे हैं या किसी बिल्डिंग को तामीर कर रहे हैं, कि वो एक पोल है जो कि सीधा खड़ा किया हुआ है जो स्टील का है, उसको वो पकड़ के रखें, हालांकि जो वेदर कंडीशन है वो ऐसी है कि लाइटनिंग हो सकती है। तो उस वक्त वो डेंजरस क्यों है कि उन्होंने पोल को पकड़ा होता है? रीज़न बहुत सिंपल है कि लाइटनिंग कंडीशन जब होती है, वेदर की लाइटनिंग कंडीशन में बादल जो होते हैं वो चार्ज हो चुके होते हैं, ये ऐसी सिचुएशन होती है। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये आपके पास क्लाउड होते हैं ऐसे, तो इन पे फॉर एग्जांपल क्लाउड में जब लाइटनिंग कंडीशन होती है तो वो अपोजिट चार्ज क्लाउड में डिवेल्प हो चुका होता है उसके अंदर भी, यानी यहाँ पे जो ज़मीन के करीब होते हैं, ये ज़मीन है फॉर एग्जांपल और ये बिल्डिंग है, ठीक है, जिसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर जो हैं वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, और ये वो पोल है स्टील का जो सीधा खड़ा है जिसको किसी वर्कर ने पकड़ा हुआ है इसको। ठीक है, तो अब ये जो क्लाउड हैं वो लाइटनिंग कंडीशन में ऐसे होते हैं कि अपोजिट चार्ज बन चुका होता है वहाँ। ठीक है, तो जो साइड उसकी ज़मीन की तरफ होती है, अगर पॉजिटिव चार्ज उस तरफ है तो वो इंडक्शन की, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज जो है वो इंड्यूस्ड कर लेते हैं, वो क्लाउड इंड्यूस्ड कर लेता है ज़मीन के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं, इवन दरख्त भी है फॉर एग्ज़ाम्पल कोई, तो उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज जो है ऐसे इंड्यूस्ड कर लेता है ये क्लाउड जो होता है।
उम्मीद करता हूँ ये नज़र आ रहा होगा, अगर नहीं नज़र आ रहा तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये फॉर एग्जांपल क्लाउड है, लाइटनिंग कंडीशन के अंदर अपोजिट चार्ज क्लाउड के अंदर डिवेल्प हो चुका होता है। जो चार्ज ज़मीन के करीब होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से अगर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज को ऐसे हर चीज़ जो ज़मीन के ऊपर होती है उसके ऊपर वो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर लेता है। अब ये स्टील का पोल है, ये स्टील पोल है, इसको वर्कर ने पकड़ा हुआ जो कि डेंजरस है। नतीजा क्या होगा, चार्ज पॉजिटिव जो है, जो सबसे करीब चीज़ बन रही है वो स्टील का पोल ही बन रहा है, बाकी चीज़ तो वो थोड़ी सी नीची हैं। पोल जो है वो करीब है तो चार्ज जो है वो ट्रैवल करेगा पॉजिटिव नेगेटिव पोल की तरफ। जब ट्रैवल करेगा और वो थ्रू लाइटनिंग होगा यानी करंट होगा, नतीजा क्या होगा, वो जो वर्कर जिसने पकड़ा हुआ उसको इलेक्ट्रिक शॉक मिलेगा जो कि उसके लिए फैटल हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। यही वजह है जब लाइटिंग कंडीशन होती हैं तो दरख्त के नीचे नहीं जाना चाहिए, किसी लंबी सी कोई चीज़ हो जो कि मेटल की हो या इसके अलावा मेटल की ना भी हो, लंबी सी कोई चीज़ उसके करीब नहीं होना चाहिए। खुली जगह पे आपको जाना चाहिए जहाँ पे कोई जो खुली जगह पे कोई ऐसी चीज़ के पास नहीं जाना चाहिए जो जिसकी लेंथ ज़्यादा हो और वो जब इंड्यूस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से चार्ज उस पर आए तो वो नतीजा क्या होगा, तो डेंजरस इसलिए होगा कि बादलों से जब लाइटनिंग आएगी तो वो जो करीब वाला होता है जो चीज़ होगी उस पर जो अपोजिट चार्ज आया होगा वहाँ पे लाइटनिंग पड़ने के चांस ज़्यादा होते हैं। दरख्त पे भी इस तरह चांस ज़्यादा हो सकते हैं लाइटनिंग पड़ने के, इसलिए दरख्त के नीचे भी नहीं जाना चाहिए, वो भी डेंजरस होता है लाइटनिंग कंडीशन में। अच्छा, तो ये बात है इसमें देखें, वो ये कहता है कि द चार्ज क्लाउड इंड्यूस ऑपोजिट चार्ज ऑन देखें चार्ज जो क्लाउड है, देखें द चार्ज क्लाउड इंड्यूस ऑपोजिट चार्ज ऑन द upright steel pole due to the electrostatic induction. Now in lightning weather condition charge will transfer from the cloud to the pole in the फॉर्म ऑफ लाइटनिंग। तो चार्ज जो होगा क्लाउड से उस पोल पे ट्रांसफ़र होगा इन द फॉर्म ऑफ लाइटनिंग, करंट की शक्ल में, और दिस विल बिकम डेंजरस फॉर द वर्कर होल्डिंग द स्टील पोल एज ही कैन गेट इलेक्ट्रिक शॉक, उसको इलेक्ट्रिक शॉक मिल सकता है, इसलिए वो डेंजरस है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेशियो ऑफ द चार्ज स्टोर ऑन वन ऑफ द प्लेट्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। वो कहता है कि जो कैपेसिटेंस की इक्वेशन है, ये देखें C जो है इज़ इक्वल्स टू Q और V के बराबर होती है। तो यानी कैपेसिटेंस डिपेंड कर रही होती है न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेशियो ऑफ द चार्ज स्टोर ऑन द प्लेट्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। डज इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ द चार्ज एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। क्या उसकी वैल्यू अमाउंट ऑफ चार्ज पे और पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करती है कैपेसिटेंस की? तो इसका आंसर दो तरह से दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे जो आंसर है मैं इस इक्वेशन से ही देता हूँ। इस इक्वेशन में अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन कैपेसिटेंस ये कह रही है कैपेसिटेंस C इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन द प्लेट्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस V ऑन द प्लेट बिटवीन द प्लेट्स। इस वो कहता है कि कैपेसिटेंस C जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q के ऑन द प्लेट व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज़ केप्ट कांस्टेंट। अगर पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट कर दिया जाए तो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपेसिटेंस। सिमिलरली कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस इफ़ चार्ज इज केप्ट कांस्टेंट। अगर चार्ज को कांस्टेंट कर दिया जाए प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स पे तो कैपेसिटेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इस इक्वेशन के हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस के। अगर इसको कांस्टेंट कर देंगे तो इसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अगर इसको कांस्टेंट कर देंगे तो चार्ज और कैपेसिटर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये इक्वेशन के साथ ये बात है। अगर कोई यहाँ पे बात कहता है कि जब चार्जिंग प्रोसेस हो रहा हो तो चार्जिंग प्रोसेस में बात कुछ और बन जाती है, वो यहाँ पे डिस्कस अभी नहीं करते। ये सिर्फ इतनी सी बात है कि इनका आपस में लिंक उसने पूछा है कि क्या उस पर डिपेंड करती है कैपेसिटेंस। तो यस करती है डिपेंड। अगर पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट किया जाए तो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कैपेसिटेंस, और अगर चार्ज को कांस्टेंट कर दिया जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कैपेसिटेंस।
नाइन्थ क्वेश्चन देखें, डू टू कैपेसिटर ऑफ डिफरेंट प्लेट्स एरिया गेन सेम एंड डिफरेंट अमाउंट ऑफ चार्ज इफ कनेक्टेड विद द सेम बैटरी। इफ डू टू कैपेसिटर हैव डिफरेंट प्लेट एरिया, दो कैपेसिटर का प्लेट एरिया डिफरेंट है, गेन सेम एंड डिफरेंट अमाउंट ऑफ चार्ज व्हेन कनेक्टेड सेम बैटरी। जिनका प्लेट एरिया डिफरेंट होगी तो कैपेसिटेंस जो होती है वो डिपेंड करती है डायरेक्टली ऑन द एरिया ऑफ द प्लेट। ये इक्वेशन है कैपेसिटेंस की, ये देखें ये डायरेक्टली डिपेंड कर रही है एरिया ऑफ द प्लेट के साथ। तो जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी। कैपेसिटेंस का मतलब एबिलिटी टू स्टोर चार्ज ज़्यादा हो जाएगी। दूसरे लफ्ज़ों में ज़्यादा प्लेट एरिया वाले जब कैपेसिटर को बैटरी के साथ लगाया जाएगा तो वो ज़्यादा चार्ज को गेन करेगी, क्योंकि उसकी एबिलिटी टू स्टोर चार्ज ज़्यादा है बनिस्बत दूसरा चार्ज जिसका प्लेट एरिया कम है, उसकी कैपेसिटेंस कम है, वो कम चार्ज स्टोर करेगा। तो ये है इसका आंसर। मैं इसको पढ़ देता हूँ। एज कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, सो कैपेसिटर हैविंग डिफरेंट प्लेट एरिया विल हैव डिफरेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। Hence the ability to store charge is different, की ability to store charge different है। Hence when the capacitor with the different capacitors are connected with the same battery will draw or gain different amount of charge as their ability to store charge is different। ये ऐसे मैंने आंसर दिया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि the capacitor having greater plate area will have greater capacitance, which means it has ability to store greater charge. When it is connected to the battery, it will gain greater number of charge as compared to the capacitor having smaller plate area and smaller capacitance and smaller ability to store charge। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। आखिरी क्वेश्चन देखें, अ डिवाइस हैज़ कैपेसिटेंस ऑफ 250 नैनो फैरड, यू आर आस्क्ड टू डिक्रीज द कैपेसिटेंस 50 नैनो फैरड, हाउ कैन यू गेट बाय इट कनेक्टिंग अनदर कैपेसिटर विद इट। वो कहता है कि एक डिवाइस है, उसकी कैपेसिटेंस 250 नैनो फैरड है, आपने इसकी कैपेसिटेंस को कम करके 50 नैनो फैरड बनाना है। तो आप एक और कैपेसिटर कैसे कनेक्ट करेंगे कि उसकी कैपेसिटेंस 50 नैनो फैरड बन जाएगी। जब भी किसी सर्किट की कैपेसिटेंस कम करनी होती है तो उन कैपेसिटर्स को सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया जाता है, सीरीज़ में कैपेसिटेंस कम हो जाती है। तो हम अगर 62.5 या 63 नैनो फैरड का कैपेसिटर सीरीज़ में लगा देंगे 250 नैनो फैरड कैपेसिटर के साथ, तो इनकी कंबाइंड कैपेसिटेंस कम होकर 50 नैनो फैरड रह जाएगी। ये देखें, एज वी नो दैट व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देन देयर कैपेसिटेंस सर्किट डिक्रीजेस, सो इफ वी वांट टू डिक्रीज द कैपेसिटेंस 250 नैनो फैरड टू 50 नैनो फैरड, देन we should connect a 63 नैनो फैरड कैपेसिटर। 63 नैनो फैरड या एक्यूरेटली बात करें तो 62.5 नैनो फैरड कैपेसिटर सीरीज़ में इसके 250 नैनो फैरड के साथ, देन द टोटल कैपेसिटेंस विल बी बिकम 50 नैनो फैरड। ये देखें, टोटल कैपेसिटेंस सीरीज़ में निकालने का तरीका होता है C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 50 नैनो फैरड आएगा। अगर आप एग्जैक्टली 62.5 नैनो फैरड पुट करेंगे यहाँ पे तो एग्जैक्टली 50 आएगा। इसका दूसरा मेथड भी है करने का कि हमें पता है कि जो सीरीज़ में निकालने का तरीका होता है कैपेसिटेंस, वो ये तरीका होता है। तो अब मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ने बता दिया 50 है, ठीक है, और पहला जो कैपेसिटर है वो 250 है। ये दूसरा जो कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटेंस कितनी होनी चाहिए, तो इसको मैं उधर ले जाता हूँ तो मेरे पास ये ऐसे बन जाएगा, ये चीज़ बन जाएगी। एलसीएम लेंगे 1/C2, एलसीएम लेंगे वो आएगा 250, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5, तो मेरे पास बन जाएगा 1/C2 इज़ इक्वल टू 4/250। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे यानी ये C बन जाएगा, C2 बन जाएगा 250/4, तो ये 62.5 नैनो फैरड यहाँ से आंसर निकलता है कि वो दूसरा कैपेसिटर जो है वो 62.5 नैनो फैरड का सीरीज़ में कनेक्ट किया जाए तो वो उसकी कैपेसिटेंस को डिक्रीज़ कर देगा 50 नैनो फैरड तक। ये भी एक तरीका है सॉल्व करने का। एक तरीका ये भी है कि आप कहें कि इतना हम कनेक्ट करें, उसके बाद आप सॉल्व करके बताएं कि ये कैपेसिटेंस 50 नैनो फैरड तक बन गई। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट्स के हवाले से काफ़ी मदद मिली होगी। इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर काफ़ी कुछ थी बातें। जो लास्ट में आज की बात है वो ये है, सूरह लुक़मान में अल्लाह ताला ने फरमाया, हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला
कि अल्लाह ताला ने उनके बारे में बताया कि अल्लाह ताला ने उनको हिकमत अता की। तो और साथ अल्लाह ताला ने कहा कि उनको हिकमत जब मैंने अता की तो मैंने ये कहा कि अल्लाह का शुक्र अदा करो। ठीक है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करना हिकमतों में से एक बात है। फिर अल्लाह ताला ने उनको जो बातें बताईं जो हिकमत से रिलेटेड बातें थी, उनमें से पहली बात ये थी कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे साथ शरीक ना करना। ठीक है, और साथ ही अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह के साथ यानी मेरे साथ शरीक करना ज़ुल्म अज़ीम है, यानी इन्ना शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम। अल्लाह ताला ने फरमाया कि शिरक बेशक ज़ुल्म अज़ीम है। अब ज़ुल्म उस चीज़ को कहते हैं जिसमें एक जो किसी चीज़ का हक़ होता है उसको वहाँ से हटा दिया जाए, उसको ज़ुल्म कहा जाता है। कि जो नाइंसाफ़ी होती है उसको ज़ुल्म कहते हैं। यानी एक किसी का कोई हक़ है, आप उसको उसका हक़ ना दें और उसको वहाँ से हटा दिया जाए तो ये ज़ुल्म कहलाता है। तो अल्लाह ताला ने शिर्क को ज़ुल्म अज़ीम कहा है, यानी इसलिए अल्लाह ताला ने इसको ज़ुल्म अज़ीम कहा है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि जब मैं ही तुम सबका और सारी कायनात का पालने वाला हूँ, रब हूँ, और तुम लोगों की परवरिश करता हूँ, यानी तुम लोगों को हर वो चीज़ जो तुम्हारी ज़रूरत है वो देता हूँ, और तुमको भी सारी कायनात की हर मखलूक को भी देता हूँ, और मेरी नेमतें तुम पर इतनी हैं कि तुम अगर शुमार करना चाहो तो शुमार ना कर सको। तो फिर अगर तुम ये सब कुछ, और इसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो शुमार नहीं कर पाओगे। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जब इतनी नेमतों को शुमार ना की जा सकें, और नेमतें भी ऐसी हों कि एक एक नेमत को इंसान गौर करना शुरू करे तो इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं कि इतनी बड़ी नेमत बिन मांगे मिली। आँख को देख लें, ज़ुबान को देख लें, जहन को देख लें, दिल को देख लें, एक एक उज़व अपना देखें, ये नेमतें बिन मांगे मिली हैं और इसके अंदर इतना कुछ है कि जहन को आप देख लें, दिल को देख लें, मैंने जैसे बताया हर एक को देखें, आपको अंदाज़ा होगा कि इतनी बड़ी नेमतें हैं। और फिर नेमतें इतनी हैं कि शुमार नहीं की जा सकती। तो अल्लाह ताला कहते हैं जब मैं सबको पालता हूँ, जब मैं सबको इतनी नेमतें देता हूँ, तो फिर कोई इंसान फिर मेरे साथ शरीक करे और ये बात कहे कि कोई और भी है जो ये नेमतें देता है, या कोई और भी है जो पालता है, जो कि झूठ है बात, और कोई मेरे साथ शरीक ठहराए और कहे कि कोई और भी देता है नेमतें या पालता है, या दूसरे लफ्ज़ों में जब इंसान को इबादत करनी चाहिए तो अल्लाह ही की करनी चाहिए, और दुआ मांगनी चाहिए अल्लाह से ही मांगनी चाहिए, या शुक्र अदा करना चाहिए तो अल्लाह का ही करना चाहिए, परेशानी में पुकारना चाहिए तो अल्लाह को ही पुकारना चाहिए। तो कोई इंसान यही एट्रिब्यूट्स, यही बातें किसी और को दे दे अल्लाह के अलावा, और अल्लाह के साथ शरीक ठहराए, तो अल्लाह ताला को ये बात नहायत बुरी लगती है। अल्लाह ताला कहते हैं कि ये जुल्म है, यही सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी है कि जिसको तुम्हें ये बातें देनी चाहिए थी, ये इबादत का हक़दार जिसको ठहराना चाहिए था, दुआ जिससे मांगनी चाहिए थी, जिसका शुक्र अदा करना चाहिए था, जिसकी तारीफ़ करनी चाहिए थी, या मुश्किल में जिसको पुकारना चाहिए था, तुम उसके अलावा किसी को पुकारो, तो तुम बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी, बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हो। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं ये जुल्म जो है, ये जो शिरक है, इसको मैं माफ़ नहीं करूँगा, इसके अलावा जिस चाहे गुनाह को मैं माफ़ कर दूँ। कहना ये चाहता हूँ, हिकमत में से एक बात ये भी है, अल्लाह ताला ने जो सूरह लुक़मान में लुक़मान अलैहिस्सलाम को बताई, उनमें से एक बात ये बताई कि मेरे साथ शरीक ना करना, बेशक शिरक जो है वो ज़ुल्म अज़ीम है। मैं इस आयत को पढ़ देता हूँ आपके सामने। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वइज़ क़ाला लुक़मानु लिब्निही व हुवा याइज़ुहु, और जब कहा लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से, वह हुआ याइज़ु, वो उसको नसीहत कर रहे थे, या बुनैया, ए मेरे प्यारे बेटे, ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना, इन्ना शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिरक जो है अज़ीम जुल्म है, यानी अज़ीम नाइंसाफ़ी है। तो ये वो बात है, जैसे मैंने आपको बताया है कि ये बात अल्लाह को नापसंद क्यों है, उसकी रीज़न भी बताइए कि इंतहाई नाइंसाफ़ी है ये, कि इतनी नेमतें और इतने इनामात हों
इंसान पे अल्लाह के और वो अल्लाह को छोड़ के किसी और को पुकारे और अल्लाह ही के जो हक़ अल्लाह का है वो किसी और को दे दे, तो अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं है और ये जुल्म है और ये नाइंसाफ़ी और अजीम नाइंसाफ़ी है। उसके बाद जो हिकमत की और बातें जो अल्लाह ताला ने बताई उनमें से थी आगे वो अल्लाह ताला ने फरमाया ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, और अल्लाह ताला ने कहा कि हमने इंसान को नसीहत की, ये वसीयत की कि वो अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करे। तो ये दूसरी बात है हिकमत की जो अल्लाह ताला ने बताई कि एक तो शिरक ना करे, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करे। तीसरी बात है इसी के अंदर कि उन लोगों जैसा हो जाए जो अल्लाह की तरफ पलटते हैं, जो अल्लाह की तरफ रुजू लाते हैं, तौबा करते हैं। चौथी बात है नमाज कायम करना, और पांचवी बात है नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना। ये पांच बातें जो हैं ये हिकमत के अंदर हैं जो अल्लाह ताला ने सूरह लुक़मान में बयान की है। अल्लाह से दुआ है कभी मौका मिलेगा तो इनको एक्सप्लेन करूँगा मैं। अभी तो मैंने सिर्फ शिर्क को एक्सप्लेन किया है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें जो सही बात है उसको हासिल करने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और जो सही बात नहीं है वो हमारे दिलों से निकाल दे। और अल्लाह से दुआ है कि सही इस्लाम पे आने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।